हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात की। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के 4 होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील कुल 4 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए, डी, ई के। तो सर्वप्रथम हम जल में घुलनशील विटामिन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पहले विटामिन बी की बात करें। विटामिन बी जो होता है, इसमें कई सदस्यों को मिला करके विटामिन बी बना है, तो इसलिए हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सदस्य आते हैं, एक एक करके हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इनोसिटॉल की बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो में बाकी सब सदस्यों की हमने बात कर ली है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के प्लेलिस्ट में आप सारा वीडियो देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम इनोसिटॉल को पढ़ेंगे। इसको हेक्सा हाइड्रॉक्सी हेक्सा साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। इसकी खोज के संबंध में बताया गया यहाँ पे कि 1940 में वुली ने चूहों पर खोज किया था। और इसके गुणधर्म जो हैं, इसका रंग सफ़ेद होता है और स्वाद में यह मीठा होता है। ताप, अम्ल, क्षार के प्रति यह स्थिर होता है, खराब नहीं होता है। और नंबर 3 है, जल में यह अत्यंत घुलनशील होता है, परंतु अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में अघुलनशील होता है। इनोसिटॉल का यहाँ कार्य आपको बताया गया है। इनोसिटॉल बालों को झड़ने से रोकने में सहायक होता है। और दूसरा कार्य इसका है, इनोसिटॉल कोलिन के साथ मिलकर फास्फोलिपिड बनाता है। फाइटिक अम्ल विटामिन अवशोषण में अवरोधक होता है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि विटामिन्स के अवशोषण में कौन सा तत्व या कौन सा अम्ल अवरोधक का कार्य करता है, तो आपका आंसर आएगा फाइटिक अम्ल। यही फाइटिक अम्ल के कारण हमको थकान महसूस होती है। ठीक है, जब आप थकते हो तो आपके शरीर में यही फाइटिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, काम करते करते जब आप थक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे कि इनोसिटॉल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कमी से हमारे बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही सदस्य है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अगला सदस्य है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसको हम पाबा कहते हैं। पाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि पी से क्या हो गया पैरा, ए से अमीनो, बी से बेंजोइक, ए से एसिड। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड कहिए या पाबा कहिए, एक ही है। ठीक, और यहाँ बताया गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड फॉलिक एसिड का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस विटामिन का पता सन 1941 में आंस बेंचर ने लगाया था तथा यह सिद्ध किया था कि यह विटामिन, कौन सा विटामिन? पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पाबा चूहों के सामान्य बढ़वार के लिए आवश्यक, बढ़वार मतलब समझ रहे, बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद गुणधर्म की बात यहाँ हम करेंगे। तो यह रंगीन रवेदार पदार्थ होता है, अम्ल क्षार के प्रति स्थिर रहता है, जल में यह अल्प घुलनशील होता है और अल्कोहल में पूर्ण घुलनशील होता है। इसके साथ ही स्टूडेंट ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भी यह सहायक होता है। इसके बाद आप देखिए पाबा के कार्य देखिएगा। पाबा का कार्य है इंसुलिन के स्राव एवं क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के स्राव एवं क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। इंसुलिन आप जानते हैं, आगे हम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, हमारे शरीर में जब यही इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे आप डायबिटीज कहते हो। ठीक है, तो उसी इंसुलिन के स्राव एवं क्रियाशीलता को ये नियंत्रण करने का कार्य करता है कि ना अधिक इंसुलिन निकले ना कम इंसुलिन निकले। ठीक है, उसको नियंत्रित करता रहता है। कौन? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। सेकेंड है बच्चा, थायराइड हार्मोन्स की मात्रा को कम करने में पाबा का योगदान है। थायराइड हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है
उससे निकलने वाला स्राव जो होता है उसे हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य या उसकी मात्रा को कम करने का कार्य कौन करता है? तो पावा करता है। पावा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। क्लियर? थर्ड पॉइंट है सफ़ेद बाल को सफ़ेद होने से बचाता है। बाल समय से पहले जो सफ़ेद होता है तो उसको सफ़ेद होने से पावा बचाता भी है। फोर्थ है एड्रिनल ग्रंथि के ऑक्सीकरण होने से भी रोकता है। ठीक है। इसके बाद पावा के प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो सूखा खमीर, चावल, चावल की ऊपरी परत, भूसी, गेहूं और जंतु जगत से ये पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद इसका कार्य देखिए। ये हो गया प्राप्ति के स्रोत। अब आगे देखिएगा कोलिन। कोलिन भी क्या है? ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक सदस्य है जिसे हम लिपोट्रोफिक फैक्टर भी कहते हैं। इसके खोज के संबंध में यहाँ थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया। इसकी खोज किसने की? तो सन 1934 में बेस्ट एवं हैंसमैन ने अपने प्रयोगों से यह प्रमाणित किया कि विटामिन की कमी के कारण चूहों के यकृत में वसा जमाव हो जाता है, मतलब फैटी लीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? फैटी लीवर। लीवर आपका फैटी हो जाएगा ना, तो जैसे आपका शरीर जब फैटी हो जाता है तो मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद हम सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा कार्य करेंगे तो हांफने लगते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। जल्दी जल्दी उठना बैठना कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जब हमारा लीवर फैटी हो जाता है तो वो जो जितना उसको कार्य करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारी शरीर जो है अस्वस्थ हो जाती है। ठीक है। तो यह देखा गया कि कोलिन जो होता है वो चूहों में, ऐसा प्रयोग चूहों में किया गया और यही मानवों पे भी लागू होता है कि ये फैटी लीवर होने से बचाता है, लीवर को फैटी होने से बचाता है। इसका कार्य क्या है? तो यकृत में वसा जमाव को रोकना इसका पहला कार्य है, मतलब लीवर को फैटी होने से बचाना। दूसरा कार्य है कोलिन स्नायु ऊतकों में पाए जाने वाले फास्फोलिपिड का आवश्यक अवयव होता है। जो स्नायु ऊतकों में फास्फोलिपिड पाया जाता है उसका आवश्यक भाग होता है कौन? कोलिन होता है। कोलिन थर्ड पॉइंट है कोलिन ट्रांसमिथाइलेशन क्रिया में भाग लेता है जिससे एसिटिल एस्टर बनता है जो स्नायु के संदेशों के आदान प्रदान क्रिया में सहायक होता है। हमें कोई भी क्रिया होती, कोई कार्य होता है, तुरंत एहसास हो जाता है ना। देखिए कुछ आपको बैक में काट रहा होता है तो आप उस चीज़ को एहसास कर लेते हैं और तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, जिसे हम स्नायु तंत्र कहते हैं। ठीक है। और ये संदेश आना और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने में कौन सहायक होता है? तो ये कोलिन जो है ये सहायक होता है। कोलिन संदेश को आदान प्रदान करने में सहायक होता है, स्नायु ऊतकों के संदेश को आदान प्रदान करने में सहायक होता है। अगर आपके शरीर में कोलिन की मात्रा पर्याप्त है ना, तो आप संदेश को तुरंत ग्रहण कर पाएंगे और तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया भी कर पाएंगे। कोलिन प्राप्ति के स्रोत में हमने यहाँ बताया आपको कोलिन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो कोलिन की प्राप्ति अंडे, गेहूं के बीज के भाग, गेहूं के जो बीज के भाग होते हैं उससे, और दाल से, सब्जी से ये प्राप्त होता है। कमी का प्रभाव देखिए, जब हमारे शरीर में कोलिन की कमी हो जाती है तो हमारा लीवर फैटी हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। इसके साथ ही इसकी कमी से उच्च रक्तचाप हो जाता है, अतिसार हो जाता है और हृदय रोग हो जाता है। जैसे कोलिन की कमी से हार्ट अटैक होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इस तरह से आज हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ। आज हमारा
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन सी की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।